Hello students, once again I welcome you all. My name is Kaushik Sharma and I am your maths teacher. So in this tutorial video we are going to discuss about how to derive the formula for finding surface area of a sphere of radius r. All of you know that the formula for finding the surface area of a sphere is 4 into pi into r square, where r is the radius of the sphere. But question comes into mind that from where does it come? ये कहाँ से आया? अक्सर स्टूडेंट्स ये मुझे पूछते हैं कि सिलेंडर का जो फॉर्मूला है या फिर क्यूबॉइड का फॉर्मूला या फिर कोन का फॉर्मूला ये समझ में आ जाता है, मतलब कहाँ से आया। लेकिन ये स्फेयर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझने के लिए बुक में जो दिया हुआ है वो सारे एक्टिविटी बेस्ड प्रूफ है, लेकिन कोई ज्योमेट्रिक प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे कि विद द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री हाउ वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला 4 into pi into r square. Actually, you may apply the higher mathematics, calculus. With the help of calculus, it is very easy to define and derive this formula. But to use calculus in your stage, it is out of syllabus. So for this reason, we are going to apply only the geometric concept. So let's start. Okay. तो यहाँ ये एक स्फेयर है। पहले हमने क्या किया, उस स्फेयर के अंदर ये एक पॉलीहेड्रन ऐसे इमेजिन कर लिया। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पॉलीहेड्रन का नंबर ऑफ साइड्स ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक समय आएगा, मतलब यहां पर कितना साइड लिया है, 8 साइड्स। अगर आपने 10 साइड्स, 20, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे तो फिर एक स्टेज आएगा जब ये पॉलीहेड्रन किसके इक्वल हो जाएंगे, स्फेयर के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर ये पॉलीहेड्रन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन मींस पॉलीगन का 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। जैसे सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल कंसेप्ट, ओके। और सर्कल का जो 3 डायमेंशनल शेप है वो क्या है, स्फेयर है। उसी तरह पॉलीगन इज अ 2 डायमेंशनल शेप, और पॉलीगन का 3 डायमेंशनल शेप क्या होगा, पॉलीहेड्रन होगा, है ना। तो यहां पर वही पॉलीहेड्रन लिया गया है, तो ऐसे इमेजिन कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उस पॉलीहेड्रन को ऐसे 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिला, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पर वी हैव दिस कोन हियर, दिस फर्स्ट टर्म और दिस कोन हियर। यहां देखिए नीचे क्लियर हो जाएगा आपका पिक्चर। ये एक कोन है, ये फर्स्ट टर्म, ये दोनों फर्स्ट टर्म है मिडिल में, और एंड में 2 कोन मिल गया है। तो अगर किसी तरह इस कोन और फर्स्ट टर्म का अगर एरिया निकाल पाए तो फिर वो एरिया उस पॉलीहेड्रन का एरिया का इक्वल होगा। तो हम वही ट्राई करेंगे यहां पर, इस कोन और फर्स्ट टर्म का एरिया निकाल पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या किया, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कोन, यह होगा रेडियस इसका, और इस रेडियस को r1 ले लिया, और इस फर्स्ट टर्म का, इस डिस्टेंस का r2 और इसको r3 ऐसे नेमिंग कर दिया। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो हमारा साइड का डिस्टेंस था
वो एस मान लिया, ये सब सारे एस 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 है, सब एस है। ओके, देन बताइए इस कोन का सरफेस एरिया कितना होगा। वी नो दैट हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। एल इज द स्लैंट हाइट, तो हियर एस इज द स्लैंट हाइट और रेडियस क्या है, R1 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये होगा पाई इंटू R1 इंटू एस। नेक्स्ट इस फर्स्ट टर्म, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, हम सारे प्लस करेंगे सभी को, तो फिर पाई इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ये है, इंटू स्लैंट हाइट, और इसका भी होगा पाई इंटू R2 प्लस R3 इंटू एस, और जो ये लास्ट वाला कोन होगा उसका एरिया होगा पाई इंटू, ये R3 था और ये हो गया। तो इसको ऐड करने पर, प्लस करने पर, ये पूरा का पूरा एरिया मिल गया हमें, पॉलीहेड्रन का एरिया मिल गया। ओके, तो ये होगा कितना, एक कॉमन आएगा पाई एस कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, ये सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा, पाई एस, तो यहाँ पर क्या होगा 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3, फिर 2 को भी बाहर ले आइए, ये सब ऐसा, तो ये मिल गया हमें एरिया। तो एरिया मिल गया उस पॉलीहेड्रन का 2 पाई एस होल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R3 है, ओके R3 R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट ओके, टू पाई एस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा, ये हमें मिल गया, एरिया मिल गया। अब यहां देखिए, अब हमारा टास्क है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू निकालना। तो उसके लिए हमने क्या किया, उस स्फीयर को, मतलब उस पॉलीहेड्रन को हमने नेमिंग कर दिया ऐसे A B C D E F G H ऐसे, और इस कॉर्नर को B G को कनेक्ट कर दिया, C और F को कनेक्ट कर दिया, A E कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कनेक्ट करने पर क्या हो गया, बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल गए हमें, बहुत सारे ट्रायंगल्स, लेकिन उनमें से we need only these triangles, this studied 4 triangles, ओके। और क्या किया, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको D1, D2, D3 ऐसा नेमिंग कर दिया, D1, D2, D3 ऐसा नेमिंग कर दिया। और ये भी जानते हैं कि ये सब सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ऑल आर इक्वल, ओके। Now come to these 4 triangles. ये 4 triangles अगर आप गौर से देखिए तो फिर क्या होगा, ये सारे triangles सिमिलर होंगे। I think all of you know about the similarity concept, कैसे सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं ट्रायंगल्स को। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यहां पर, ये ट्रायंगल इसका सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि ये AH और जो BG है, AH और BG ये 2 लाइन पैरेलल है, और ये BH ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा,
ऑल्टरनेट एंगल होगा, और ये जो ऑपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। तो दो एंगल, टू एंगल्स इक्वल हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, एंगल एंगल या फिर थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो एंगल 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 एक्सियम से क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों सिमिलर है, फिर ये दोनों भी सिमिलर है क्योंकि BH और जो CG है वो पैरेलल है। तो ऐसे करके सारे के सारे ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां पर जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ओके, आई थिंक यहां तक आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टी है, जो साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स क्या होगा, इक्वल में होगा। तो जो पहला ट्रायंगल है ये इसका रेशियो R1/D1 और सेकेंड ट्रायंगल R2/D2 और जो थर्ड ट्रायंगल R3/D3 और जो फोर्थ ट्रायंगल है ये क्या होगा, AF/S, ये क्या होगा, इक्वल में होगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है R1/D1 इक्वल टू R2/D2 इक्वल टू R3/D3 इक्वल टू AF/S। ये सिमिलरिटी से आया है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद यहां पर देखिए आप, ये R1/D1 इक्वल टू AF/S, R2/D2 इक्वल टू AF/S, R3/D3 इक्वल टू AF/S। मतलब आप अगर ऐसे करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर R1 का वैल्यू आएगा AF/S इंटू D1, ये आ गया R1 का वैल्यू। सिमिलरली R2 का भी वैल्यू आएगा और R3 का भी वैल्यू आएगा। उसके बाद हमारा जो एम था ये निकालना, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालना। तो यहां पर R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 मिल गया। तो यहां से आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 भी मिलेगा। तो वो होगा कितना, AF/S D1 प्लस AF/S D2 प्लस AF/S D3। और यहां से आप कॉमन ले लीजिए, AF/S कॉमन ले लीजिए। तो यह ब्रैकेट में होगा D1 प्लस D2 प्लस D3। नेक्स्ट, ये D1 प्लस D2 प्लस D3 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि ये सारे इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल, सब इक्वल है यहाँ पर। तो फिर ये AE का हाफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो फिर 3 पार्ट्स में कितना होगा, हाफ ऑफ AE। तो इसीलिए AE/S और D1 प्लस D2 प्लस D3 ये इक्वल होगा हाफ ऑफ AE/2। तो ये मिल गया हमें R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 2πS। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू होगा, सॉरी यहां पर AF होना चाहिए ना, ये AF, ये AF है, AF। ओके, तो फिर AF/S और क्या होगा, AE/2। तो यहां से क्या होगा, 2π, ये SS कैंसिल होगा, ये SS कैंसिल, 2 भी कैंसिल होगा, तो 2 भी कैंसिल होगा। तो बच गया पाई इंटू AF इंटू AE, ये बच गया।
तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमें, जो एरिया था, जो ये ऑक्टाहेड्रन का एरिया, वो किसका इक्वल होगा? पाई इंटू ए एफ इंटू ए ई का इक्वल होगा। तो फिर जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये ए ई के ऊपर और ये ए एफ के ऊपर, क्योंकि बाकी तो सारे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए एफ है और ए ई है। नाउ आप इमेजिन कर लीजिए, अगर नंबर ऑफ साइड्स हम इंक्रीज करते चले, यहाँ पर 8 ले लिया है नंबर ऑफ साइड्स, 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, तो फिर क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, वो छोटा होगा, है ना? अगर नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते चलेंगे तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? छोटा होगा ना। ये डिस्टेंस छोटा होगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। तो फिर ये जो ए एफ है, ए एफ, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ साइड्स आप बढ़ाते जाएंगे, ये ए एफ किसके पास आएंगे? ए ई के पास आएंगे। ऐसे और बढ़ाते जाइए, 1000 बनाइए, 10,000 बनाइए, 1 लाख बनाइए, तो एक स्टेज आएगा जब ये ए एफ ए ई के बहुत नजदीक होगा। मतलब मान लीजिए क्या होगा, जब ये पॉलीहेड्रन पूरे स्फीयर का इक्वल होगा, तब ये ए एफ ए ई के ऊपर लाई करेंगे, मतलब ए एफ इक्वल टू ए ई बन जाएंगे। तो फिर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्फीयर का एरिया। तो फिर ये एरिया बन जाएंगे पाई इंटू ए ई इंटू ए ई, मतलब ए एफ और ए ई दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो फिर ए ई इंटू ए ई। नाउ ये ए क्या है? ये तो डायमीटर है ना, ए ई। तो फिर ये बन गया 2r, क्योंकि हमारा रेडियस कितना था? r था, स्फीयर का रेडियस, तो डायमीटर कितना होगा? 2r होगा, और यहां पर भी 2r, और ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर। ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट से हम सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकाल सकते हैं। ये जो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, वो था ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है आपको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो के साथ और एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। देन थैंक यू।